ग्रीटिंग्स एवरीवन, ये हमारा यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का 12th डे और हमेशा की तरह जीएस के चारों पेपर में से हम लोग यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि यह वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं और आप चाहें तो हमारे पेड कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी या ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ही हमारे पेड ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लें। इसमें आपको सभी के सभी पीडीएफ्स दे दी जाती हैं, आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाती है। आप कोई भी मैसेज करके या कभी भी मैसेज करके आप अपनी जो भी जितनी भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो रेगुलर टेस्ट होते हैं उससे आप घर बैठे अपनी परफॉर्मेंस को भी रेगुलरली इवैल्यूएट कर सकते हैं। और किसी भी अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सिर्फ अपनी डिवाइस जो है उस पर टेलीग्राम ऐप को जो है डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और उसके बाद स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लेना है। इसमें आपको सभी के सभी नोटिफिकेशन दे दी जाती है और इस चैनल पर बहुत सारे जो है फ्री स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रूर से आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ साथ आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम से है, तो आप हमें बहुत तरीके से कॉन्टैक्ट और फॉलो कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं कि आज के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पेपर नंबर 1 से है और क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट, मतलब कि मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो अगर हम सबसे पहले देखें जो हमें एग्जाम्पल्स, अगर हम प्राचीन काल में जाएँ तो हमें एग्जाम्पल्स कहाँ से मिलते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, वो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत लंबा गैप आ जाता है जहाँ पे कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा जो है डेटा या फिर हम कह सकते हैं जो बहुत सारी कुछ बात हमें की नहीं गई है, जहाँ की तो जितना भी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है। फिर उसके बाद ये उभर के आता कब है, वो है मौर्यन पीरियड में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिक्स सेंचुरी में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का बर्थ हुआ था, उनका उद्गम हुआ था। उसके बाद और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अशोका हैं या फिर चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो हमें कहीं ना कहीं जो पूरा आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसमें बुद्धिज़्म का बहुत ही ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो जैसे कि बहुत सारे जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो हम देखेंगे कि वो बुद्ध से रिलेटेड हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जितने भी जो उनके जो एनिमल्स जो बनाए जाते थे, एलिफेंट है, लायन है, तो ये सब कहीं ना कहीं जो बुद्ध जी हैं उनके ही कहीं ना कहीं उनको ही उनके लाइफ के अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस को का जो वो है प्रतीक है। तो हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्फ्लुएंस है। तो अगर हम बात करें कि जो मॉडर्न आर्ट थी उसकी अगर हम बात करें पूरी कला और कृति की, तो हम इसको दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला है कोर्ट आर्ट, दूसरा है फोक या फिर पीपल आर्ट। कोर्ट आर्ट वो होता है जो कि राजा द्वारा जिसको बनवाया जाता है या फिर राजा के आदेश से जो भी बनाया जाता है उसको हम कहते हैं कोर्ट आर्ट। और जितने भी जो लोग अपने शौक़ के लिए या फिर अपने जीवन शैली के लिए जो कला जो भी कला या फिर आकृति जो भी बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉपुलर आर्ट या फिर फोक आर्ट। ये आम आदमी जो कोई भी कला और कृति को जो उभार के लाता है उसको हम कहते हैं फोक आर्ट। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम कोर्ट आर्ट की बात करें तो हम इसे भी कई तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है उसमें पिलर्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फाइनेस्ट एग्जांपल है, जो कि पिलर्स जो हैं या फिर हम जिसको कह सकते हैं स्तंभ। तो जो स्तंभ है ये बहुत ही फाइनेस्ट एग्जांपल है या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही उम्दा एग्जांपल्स हैं मौर्यन आर्ट का। और इसको बहुत ही अच्छे से बनाया गया था। और इसकी एक ये विशेषता है कि जो जितने भी यहाँ पे पिलर्स बनाए गए हैं, चाहे वो सांची का हो, इलाहाबाद का हो, तो वो सब जो है वो एक ही स्टोन से या फिर एक ही रॉक से काट कर बनाया गया है। तो इसमें जो हमारे जो नक्काशी इसमें जो नक्काशी हुई है वो बहुत ही फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो जितने भी जो एग्जाम्पल्स हैं वो नक्काशी के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं।
और जो यहाँ पे जो पिलर्स हैं उसमें जो है उस वहाँ पे उनको अभिलेखों से चिन्हित किया गया है। और इसमें जो जो हमारे पिलर्स हैं इसको भी कई भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये होता है बेस, जिसको हम कहते हैं यष्टि। इसके बाद यहाँ पर जो है ये होता है अबेकस, ठीक है। यहाँ पे जो है ये बेल शेप्ड हो सकता है, या फिर जो इन्वर्टेड उल्टा कमल का फूल जो है वो होता है। और इसके बाद यहाँ पे एक पशु की आकृति होती है, ठीक है। तो ये जो हो गया हेड, या फिर हम इसको कह सकते हैं कैपिटल। ये होता है अबेकस और ये होता है यहाँ पे स्टेम। तो इस तरीके से जो है पूरा जो ये पिलर्स हैं यहाँ पे बहुत सारे अभिलेख दिए गए हैं, अभिलेखों से चिन्हित किया गया है, जिसमें कि राजाओं के बारे में बताया गया है, जिसको कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा भी है। तो इसके बाद और इसमें जब हम पिलर्स में देखते हैं, ये जो कैपिटल होता है, ठीक है, जो भी हेड होता है यहाँ पर, वो उसमें यहाँ पे बहुत सारे जो है एनिमल्स हैं उनको बनाया गया है। कहीं पे एनिमल्स बनाया गया है, जहाँ मोस्टली जो है यहाँ पे जो है लॉयन को बनाया गया है, ठीक है। जैसा कि हम देख सकते हैं सांची का जो स्तंभ है उसमें हम देख सकते हैं कि लायन है। या फिर हम कह सकते हैं जो रामपुरवा का जो है और या फिर रामपुरवा में जो है वहाँ पे बुल बनाया गया है। लौरैया नंदगढ़ में जो है वहाँ पे अगेन फिर लायन बनाया गया है। रामपुरवा में लायन बनाया गया है। सारनाथ में जो है वहाँ पर भी जो है लायन कैपिटल जिसको कि हम कहते हैं, और जो कि हमारा जो है नेशनल सिंबल भी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पिलर्स हैं वहाँ पर कोई ना कोई जो है एनिमल को बनाया गया है। कभी एलिफेंट बनाया गया है जो कि संकिशा में बनाया गया है, या फिर बुल है जो कि रामपुरवा में है। और बाकी जगह हम देखेंगे तो वहाँ पे मोस्टली जो है वो लायन को ही बनाया गया है कैपिटल पे। तो ये हमने बात की है स्तंभ की, या फिर हम कह सकते हैं पिलर्स की। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिल्डिंग्स या फिर पैलेसेस की, जितने भी जो फोर्ट्स होते थे या फिर जहाँ पे राजा रहते थे, जो बड़े बड़े जो महल हैं वो किससे, उनकी दीवारें, उनके फ्लोर और जो उनकी जो सीलिंग्स हैं, ठीक है, जो रूफ है, वो सभी जो है वुड से बनी हुई है, लकड़ी से बनी गई है। और उसमें बहुत सारे जो है पिलर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि जो कि ब्रिक और मॉर्टर से बनने गए पिलर्स का यूज़ किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे रॉक कट स्ट्रक्चर्स जिसको हम कह सकते हैं कि जो केव्स बनाए गए थे। तो केव्स जो बनाए गए थे वो भी एक बहुत ज़्यादा फाइनेस्ट एग्जाम्पल है इस टाइम का। और ये जो रॉक्स बनाई गई थी, बड़ी बड़ी जो बहुत सारी रॉक्स हैं, उनको काट करके गुफाएं बनाई गई थी, जैसे कि सुदामा की गुफा है। और इन गुफाओं की विशेषता ये है कि इनको जो डेडिकेट किया गया है, ये अशोका को समर्पित की गई हैं। बहुत सारी जो केव्स हैं, जो भी रॉक स्ट्रक्चर को काट के बनाए गए हैं, ये जो राजा अशोका थे उनको डेडिकेट की गई हैं, उनको समर्पित की गई हैं। और इसके जो भीतरी भाग है, जो रूफ है, जो वॉल्स है, वो बहुत ही वहाँ पे जो है चमकदार पॉलिश की गई है। और जो उनका जो गेट बनाया गया है वो लकड़ी से ही बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे स्तूप मतलब स्तूप क्या होता है, जब बुद्ध जी को महानिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो उनको जो है 8 भाग में उनको 8 भाग में बांटा गया था, और वहाँ पे उनकी समाधि बनाई गई थी, और इसी को हम स्तूप का नाम देते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अशोका जो थे वो बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा मानते थे, तो यहाँ पे जो स्तूप बनाए गए थे वो भी बहुत ज़्यादा बनाए गए थे। ऐसा माना जा रहा है कि जो अशोका हैं उन्होंने 84,000 स्तूप को बनवाया था, जिसमें कि बहुत ही कम अब बचे हुए हैं। बाकी तो सारे के सारे अब उसके एविडेंस नहीं मिलते हैं। तो ये जो स्तूप थे ये ब्रिक से बनाए गए थे, और यहाँ पे वुडन फेंसिंग थी, ठीक है, लकड़ी का बाड़ा बनाया गया था, और उसके बीच में जो स्तूप बनाया गया था वो ब्रिक से बनाया गया था, या फिर हम कह सकते हैं ईंटों से बनाया गया था। इसके बाद बहुत सारे स्कल्पचर्स या फिर हमें मूर्तियाँ भी देखने को मिलती है इस टाइम पीरियड में। तो जैसे कि अगर हम मूर्तियाँ की बात करें तो ये यक्ष और यक्षिनी जो है उनकी बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ बनवाई गई थी, जिनको की पूजा भी जाता था। एनिमल्स की मूर्तियाँ बनाई गई थी। तो बहुत सारी जो है इस टाइम पे मूर्तियाँ का भी निर्माण किया गया था। इसके बाद अगर हम फोक आर्ट या फिर पीपल आर्ट की बात करें तो जो है यहाँ पे टेराकोटा आर्ट की हम बात करेंगे। जो टेराकोटा होती है या फिर टेराकोटा कला है, उसके बहुत सारे जो है खिलौने बनाए जाते थे, मानव आकृतियाँ बनाई जाती थी, पशु आदि की आकृतियाँ बनाई जाती थी। और ये जो टेराकोटा की जो आर्ट थी, ये जो है वहाँ के जो उस टाइम के बिलीव्स थे, प्रैक्टिसेस थे कि वहाँ की जीवन शैली कैसी है, उसको बहुत ज़्यादा चिन्हित करती थी, उसको
उसको डिपिक्ट करती थी कि वहाँ के जीवन शैली कैसी है। इसके बाद हम देखेंगे कि स्टोन स्कल्पचर्स जो हैं यक्ष और यक्षिणीज जो हैं उनका बहुत ज़्यादा निर्माण किया गया था, जो जिसको कि वो लोग पूजा भी करते थे। इसके बाद अगर हम देखें तो रिंग आर्ट था, ठीक है, वो जो गोलाकार पत्थर पे वो लोग आर्ट बहुत ज़्यादा करते थे, जो कि 5 से 6 सेंटीमीटर का होता था डायमीटर में। और इस पे भी बहुत सारे जो है एनिमल्स थे, ह्यूमन फिगर्स थे, इसकी जो आकृति थी वो बनाते थे, कार्व की जाती थी। इसके बाद हम केव आर्ट की बात करें तो केव आर्ट भी जो फोक लोग थे या फिर हम आम जनता थी वो भी केव आर्ट बहुत ज़्यादा करती थी, और वैसे ही करती थी जिसके कि जो अंदरूनी भाग जो है वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार पॉलिश जिसमें की जाती थी। गुफा कला, ठीक है, गुह या हम इसके कह सकते हैं गुह कला, तो जिसमें कि जो इतनी भी वॉल्स थी, रूफ्स थी, उसको बहुत ही चमकदार पॉलिश से पेंट किया जाता था, और जो उसका द्वार होता था वो सजावटी होता था। इसके बाद हम देखेंगे कि पॉटरी, ठीक है, पॉटरी का भी बहुत ज़्यादा पॉटरी भी हमें बहुत ज़्यादा एविडेंस देखने को मिलता है। ये मेनली हमें मिलता है कौशाम्बी और पाटलिपुत्र एरिया से, और इसमें जो है नर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो थे वो बहुत ज़्यादा जो है प्रचलित थे इस टाइम पर। इसके बाद हम देखेंगे कि जो मॉडर्न आर्ट थी उसमें फॉरेन आर्ट का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, और मेनली हम कहेंगे कि इसमें जो पिलर्स थे वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो फॉरेन आर्ट है उसका बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। विदेशी कला का बहुत ज़्यादा प्रभाव है उनके जितने भी मॉडर्न आर्ट के जो स्तंभ है उसमें फारसी कला, क्योंकि यहाँ पे देखा गया जो शिलालेख, जो जितने भी जो अभिलेख लिखे गए थे, प्रिस्क्रिप्शन जो भी पिलर्स पे जो अभिलेख लिखे गए थे, ये कहाँ से ये आइडिया आया था, ये जो है ये एक फारसी कला है, उसी से अशोका ने आइडिया लिया था, और उसके बाद जो है पिलर्स पे अभिलेख लिखवाना शुरू किया गया था। एनिमल कैपिटल, ठीक है, स्तंभ के शीर्ष पर पशु आकृति जो है ये आइडिया भी जो था वो पर्शियन आर्ट से ही लिया गया था। पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश की हुई सतह जो है यह भी वहीं से लिया गया था, और जो एरामिक लिपि में जो है जितने भी अभिलेख लिखे गए थे, शिलालेख लिखे गए थे, वो एरामिक लिपि में थे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी थे जो पर्शियन आर्ट में थे, जैसे कि हमने बात की जो यहाँ पे अशोका के टाइम पे जो पिलर्स थे, स्तंभ थे, वो केवल एक ही रॉक से काट के बनाए गए थे, लेकिन जो पर्शियन आर्ट थी उसमें जो है वो कई सारे रॉक्स को, कई सारे पत्थर को उसको कार्व किया गया था और बाद में उसको जोड़ा जाता था। तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन जो है हम मेनली देखते हैं कि कई बहुत तरीके से जो है पर्शियन आर्ट का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है मॉडर्न आर्ट पे। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में था कि एमपी लैड स्कीम, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के ऊपर है। तो क्रिटिकली एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ एमपी लैड स्कीम, एमपी लैड योजना के महत्व का विश्लेषण करें। तो अब हम इस पे पूरा बात कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एमपी लैड स्कीम जो है वो है क्या। तो एमपी लैड का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसको स्टार्ट किया गया था 23 दिसंबर 1993 में, और ये हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं पीवी नरसिम्हा राव जी, उनके अंडर ये जो है ये पूरी स्कीम जो है उसको स्टार्ट किया गया था। और ये जो स्कीम है ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तंत्र है जिसमें कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो सांसद होते हैं, वह स्थानीय लोगों की ज़रूरत के अनुसार वहाँ पर जो है कम्युनिटी एसेट्स का निर्माण करते हैं, या फिर जो कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, या फिर किसी भी जो वहाँ पे जो स्थानीय लोगों की जितनी जो ज़रूरत होती है, वहाँ के डेवलपमेंट वर्क जो होता है, जो विकास का कार्य होता है, उसके लिए कुछ धनराशि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दी जाती है, जिसका कि वो इस्तेमाल अपने वहाँ के स्थानीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। तो ये होती है पूरी एमपी लैड स्कीम। और ये किसके अंडर है? ये है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत ये जो है ये पूरा कार्य किया जाता है। और ये पूरी तरीके से 100% जो है ये वित्त पोषित होता है। किसके अंदर? केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होता है। 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और इसमें प्रति जितने भी सांसद होते हैं उनको जो है 5 करोड़ रुपए सालाना दिया जाता है इस कार्य के लिए, अपने स्थानीय विकास के लिए हम कह सकते
सकते हैं। और ये जितना भी जो अमाउंट है ये नॉन लैप्सेबल होता है, मतलब कि अव्यवगत होता है कि अगर किसी साल उनको पैसा नहीं दिया गया या फिर जो अगर वो पैसा यूज़ नहीं हुआ तो वो लैप्स नहीं होता, वो आगे के साल में जो है वो जोड़ दिया जाता है। और ये जो पूरी जो स्कीम है इसमें अगर हम बात करें कि जो लोकसभा के जो जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, जो सांसद होते हैं, जो चुन के आते हैं, ठीक है, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं पे भी जो उनकी जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका जो पूरा जो एरिया होता है, वहाँ पे वो कोई भी निर्माण कार्य को कर सकते हैं। और अगर हम राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनकी बात करें तो वो जिस स्टेट से चुनकर आए हैं उस स्टेट में कोई भी निर्माण कार्य के लिए वो रिकमेंड कर सकते हैं। और यही अगर हम नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करें, राज्यसभा की हो या लोकसभा की हो, तो वो पूरे देश में कहीं पर भी किसी भी निर्माण कार्य के लिए वो जो है रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो इनके जो इस जो एमपी लैड स्कीम का जो पैसा होता है वो कैसे यूज़ होता है। देखिए, वो एसेट बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जितनी भी संपत्ति परिसंपत्ति जितनी भी बनाई जाती है उनका निर्माण विकास कार्य के लिए जो है एमपी लैड स्कीम का यूज़ के जो फंड होते हैं उसको यूज़ होता है। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो प्रत्येक जितनी भी जो एमपीज़ होती हैं उसको ये ग्रांट के रूप में देती है, अनुदान के रूप में उनको पैसा दिया जाता है जो कि वो निर्माण के कार्य में लगाते हैं अपने स्थानीय क्षेत्र में। तो इसके लिए ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, रोड्स बनाने के लिए, सड़कों का निर्माण करने के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए ये जो फंड होता है यूज़ होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो स्वच्छ भारत अभियान जो है उसमें बहुत सारे जो है जो टॉयलेट्स बनाए गए हैं वो भी एमपी लैड स्कीम के तहत जो है वो बनवाए गए हैं। और इसमें जो पूरा जो एमपी लैड स्कीम को जो पूरा जितना भी अमाउंट दिया जाता है किसी सांसद को, उसका जो 15% जो पैसा है वो उसके लिए किसके लिए रिजर्व रहता है, वो कि एससी जो पॉपुलेशन अगर कहीं पे रह रही है तो वहाँ के निर्माण कार्य के लिए उतना पैसा जो है वो रिजर्व रहता है। और यही अगर हम एसटी पॉपुलेशन की बात करें तो वो उनके लिए 75% ऑफ द फंड जो है वो रिजर्व रहता है, इतना उन्हें खर्च करना होता है। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर इसके नकारात्मक अगर हम नेगेटिव्स या फिर डिसएडवांटेजेस को देखें पूरी, अगर हम क्या डिसएडवांटेजेस हैं एमपी लैड स्कीम की, तो वो है पहला है पुअर इम्प्लीमेंटेशन, इसका खराब कार्यान्वयन हमने कई बार देखा है। क्योंकि ये जितना भी जो इम्प्लीमेंट कौन करता है, ये जो है एमपी जो है वहाँ के जो सांसद हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं और ये उनकी खुद की डिस्क्रिशन होता है, उनका खुद का मन होता है कि वो कौन से कार्य को अंजाम दें और किसको ना दें। तो उनकी रिकमेंडेशन, उनकी डिस्क्रिशन, उनकी विल पर डिपेंड करता है। और इसी कारण से जो है कई बार हमें देखा है कि इसका जो पूरा जो स्कीम है इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है। अनयूज्ड फंड, अप्रयुक्त धन, कई बार हमने देखा है कि जो कुछ ऐसे सांसद होते हैं जो उनको धनराशि जो उनको अनुदान में दी जाती है अपने स्थानीय कार्य को पूरा करने के लिए, वो पूरी जो राशि है धनराशि जो है उसका यूज़ ही नहीं करते, उसको यूटिलाइज ही नहीं करते। और कई बार तो हमने देखा है कि जैसे कि पीछे अगर हम देखें तो ऐसा कहा जा रहा था कि जब सचिन तेंदुलकर जी वहाँ पर राज्यसभा में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो उनको जो एमपी लैड स्कीम का जो पैसा मिला था उसमें से उन्होंने बिल्कुल भी पैसा जो है वहाँ पे खर्च नहीं किया। तो उन्होंने कोई भी जो विकास कार्य था उसमें वो पैसा यूज़ किया ही नहीं। तो जो अनयूज्ड फंड उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। इरेगुलर सैंक्शन ऑफ वर्क्स, कार्यों की अनियमित स्वीकृति, कई बार होता है कि जो कार्य होते हैं उसके जो गवर्नमेंट की फाइल्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा डिले हो जाती हैं कि जो उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो उनकी स्वीकृति देनी होती है किसी भी कार्य को, विकास कार्य के लिए, उसको बहुत ही देरी से उनको अप्रूवल आता है, जिसकी वजह से भी जो पूरा कार्य जो है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है। डिले इन कम्प्लीशन ऑफ वर्क, ठीक है, जो पूरा कार्य करने में बहुत ज़्यादा देरी होती है। क्योंकि जो रिकमेंडेशन, क्योंकि ये जो अनुदान जो दिया जाता है सीधा किसको दिया जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को दिया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं जो जिला प्राधिकारी होती हैं उनको डायरेक्टली जो ये फंड जो है वो दिया जाता है। तो जो एमपी की रिकमेंडेशन होती है और जो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ होती हैं, जिला प्राधिकारी होते हैं, कई बार उनमें बहुत ज़्यादा जो है उनके काम करने के तरीके में बहुत ज़्यादा गैप होता है, जिसकी वजह से जो पूरा जो प्रोजेक्ट है, पूरा जो उनकी परियोजना है उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है या फिर देरी हो जाती है काम को पूरा करने में। वीक मॉनिटरिंग सिस्टम,
सिस्टम जो इसमें कमज़ोर निगरानी प्रणाली है, जो इसकी जो मॉनिटरिंग होती है वो बहुत अच्छे से नहीं होती, और इसलिए जो है जो हमारे जो कंट्रोलर और एंड ऑडिटर जनरल है उन्होंने कई बार ऐसा आरोप भी लगाया है कि जो जितना भी जो ये स्कीम का जो पैसा है वो बहुत ही गलत तरीके से कई बार यूज़ हो रहा है, या फिर जो है इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा ब्रीड कर रहा है। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा नहीं है। कई बार देखा गया है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो उनके जो प्राइवेट फर्म के साथ, वहाँ पे लोकली प्राइवेट फर्म के साथ उनका नेक्सस ऐसा बना होता है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो कार्य करने में और करप्शन को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, शक्ति पृथक्करण के खिलाफ है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि जितने भी जो हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस यहाँ पे कर रहे हैं। लेजिस्लेटर्स होते हैं विधायक, ठीक है, विधायक जो जितने भी हमारे विधायक होते हैं वो क्या कार्यपालकों का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है सेपरेशन ऑफ पावर या फिर हम कह सकते हैं शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है ये पूरा एमपीलैड स्कीम। अगेंस्ट फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे के खिलाफ है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, संघीय ढांचे के खिलाफ क्यों है? क्योंकि जितना भी ये जो काम हो रहा है अ, ये क्या होता है, ये इसमें क्या जो सेंट्रली गवर्नमेंट जिसका जो भी पैसा आ रहा है इसका कहाँ से आ रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। तो और जो सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए पैसा देती है, वो केवल उन्हीं कामों के लिए देती है जो कि यूनियन लिस्ट में होते हैं। लेकिन जब स्थानीय कार्य हो रहा है तो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट और लोकल जो स्टेट पर हर स्टेट में हो रहा है वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, और जो लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो पूरा सेंट्रल जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो उसके खिलाफ जो है ये पूरी स्कीम है। तो ये अगर हम देखें तो पार्ट 9 और पार्ट 9A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको जो है वो वायलेट कर रही है ये स्कीम, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या इसमें एक क्वेश्चन निकल के आता है, तो क्या एमपीलैड स्कीम को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर डिसकंटिन्यू करना चाहिए? तो इस पर बहुत सारी रिपोर्ट आई है, जैसे कि नेशनल कमीशन, एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था जो कि जिसमें कि संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने तो उस आयोग ने वर्ष 2002 में ये कहा कि इस योजना को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने बोला कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, तो ये जो पूरी स्कीम है इसको बंद कर देना चाहिए। और यही हम देखते हैं कि सेकेंड ARC रिपोर्ट जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो सेकेंड ARC रिपोर्ट है उसमें भी उन्होंने कहा कि इस स्कीम को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मिटाती है, उसके अगेंस्ट है, जैसा कि हमने पीछे बात की है। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, तो ये कहते हैं कि इससे कोई भी शक्ति पृथक्करण की अवधारणा का उल्लंघन नहीं हो रहा है, क्योंकि इस मामले में एक सांसद की भूमिका अनुशासनात्मक है और वास्तविक कार्य जो है वो पंचायत और नगर पालिकाओं द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी जो फेडरल स्ट्रक्चर है या फिर जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका कोई भी उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। तो जैसा कि हमने अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा है, तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, जो हमारी जो केंद्र सरकार है उन्होंने जितने भी एमपीलैड स्कीम है इसको 2 साल तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये क्यों किया गया है? क्योंकि इससे जो है जो हमारी जो सरकार है उसके पास करीब 80,000 करोड़ रुपए जो है वो आ जाएंगे, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो है जिसको कि डाल दिया जाएगा। और इसका जो है और ये जो फंड है इसके कई तरीके से इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही है, जैसे कि जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी श्रमिक हैं, उनको संकट से उनको लड़ने के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि हमारी देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही चरमरा गई है। जितनी भी मूडीज़ हैं और या फिर हम कह सकते हैं S&P है, तो इन्होंने भी हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो रेटिंग है या फिर हम कह सकते हैं तो उसको बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है। इकोनॉमिक ग्रोथ को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया जो अनुमान लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए भी इस फंड का यूज़ किया जा सकता है। बेहतर स्वास्थ्य बुनियाद के जो ढांचा है, ठीक है, जो बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जा सकता है। कोविड-19 से लड़ने के लिए जो है इसको यूज़ किया जा सकता है। थर्मल जो इंफ्रारेड जो
थर्मामीटर है उसको ख़रीदने के लिए, जितने भी हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको पीपीई किट प्रोवाइड कराने के लिए, इन सब कार्यों के लिए जो है इसका इन पैसों का यूज़ किया जा सकता है। तो इसके साथ हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। ये तो बहुत अच्छी रोज़ी एक पिक्चर हो गई, एक बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स हो गई, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस भी निकल के आते हैं, क्योंकि ये जो है पूरा जो है ये जो क्योंकि अब जो इतना भी जो पैसा खर्च होगा वो किसके होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से चाहे वो खर्च कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो राज्य सरकार है हमारी, उनके बीच में जो है वो एक मनमुटाव देखने को मिलेगा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे बहुत अच्छे से खर्च नहीं हुआ, वहाँ पे विकास कार्य नहीं हुआ। क्योंकि जब भी कोई विकास कार्य होता है तो वहाँ के जो एमपी होती है उसकी पूरी गुडविल इन्वॉल्व होती है कि वहाँ पे उन्होंने किस तरीके से काम किया है, वो आगे आने वाले इलेक्शन में उनको उस तरीके से जीतने में मदद करता है। तो कहीं ना यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये जब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पास पूरी पावर रहेगी, वो किस तरीके से पैसा खर्च कर सकते हैं, और जितने भी जो वहाँ के सांसद जो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उनकी गुडविल पर भी बात आती है कि आपने क्या विकास कार्य किया है। तो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, लेकिन अगर हम देखें जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ताकि जो पूरी जो कोविड-19 है, इससे जो जितनी भी सिचुएशन जो अराइज हुई है, नेगेटिव सिचुएशन जो अराइज हुई है, उससे उभरने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो वो है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज गिग इकोनॉमी, डिस्कस इट्स वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। गिग अर्थव्यवस्था इकोनॉमी या फिर इकोनॉमी क्या है, इसके विभिन्न फायदे और नुकसान के बारे में चर्चा करें। तो अब हम इस क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर गिग होता क्या है। गिग होता है किसी भी निश्चित अवधि तक चलने वाली कोई भी नौकरी जो होती है उसको हम गिग कहते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म हो सकती है, लॉन्ग टर्म हो सकती है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकती है या फिर ये परमानेंट भी हो सकती है। तो ये किसी भी तरीके से एक निश्चित अवधि के तक चलने वाली जो कोई भी नौकरी होती है उसको हम गिग कहते हैं। निश्चित अवधि मतलब कि आपको पता है कि 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं लोग, तो एक निश्चित अवधि है तो इसको हम गिग कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके की हो सकती है। यहाँ पे ये टेम्प्रेरी होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, यहाँ पे लोग जो है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स में काम करते हैं, अपने समय अनुसार काम कर सकते हैं। ये फ्रीलांसिंग काम होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका, उनके भी जो एम्प्लॉयर होता है और जो एम्प्लॉय होता है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप हमें ये काम करके देंगे। तो ये पीस वर्क होता है या फिर ये प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। मतलब कि कोई भी कार्य जो है वो ये किसी कार्य पर बेस होता है कि किसी एक पर्टिकुलर कार्य के लिए किसी को एम्प्लॉय किया गया है, और जैसे ही वो काम ख़त्म होता है उसके जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के साथ उस एम्प्लॉय का, वो भी ख़त्म हो जाता है। और ये एक सीमित अवधि के लिए होता है, परियोजना आधारित होता है, प्रोजेक्ट ख़त्म काम ख़त्म। ठीक है, तो जैसे कि हम एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कौन कौन से जो एग्जाम्पल्स हैं गिग इकोनॉमी में आते हैं, वो जैसे कि ओला और उबर की जो राइड्स हैं, जहाँ पे कि जो कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड होता है, फूड डिलीवरी है, स्विगी है, जोमेटो है, आजकल बहुत सारे जो फूड डिलीवरी साइट्स चल रही हैं, ऐप हैं, तो उनके जो काम होते हैं, जितने भी डिलीवरी बॉयज़ होते हैं उनको भी हम एज अ गिग वर्कर ही देखते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर सर्विसेज जितने भी सॉफ्टवेयर, बहुत सारी ऐसी IT कंपनीज़ हैं जो कि US से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लेती हैं और यहाँ पे लोगों को हायर करके काम करती हैं, और जब उन US का जो मेन जो पेरेंट कंपनी है, जब उसका जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है उसके साथ, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ भी उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है और वो लोग फ्री होते हैं किसी और भी जॉब में मूव करने के लिए। तो ये होती है हमारी गिग इकोनॉमी, जहाँ पे कि लोग जो है फ्रीलांसिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। जो टेम्प्रेरी काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है। तो ये होती है हमारी गिग इकोनॉमी। तो अब हम और ये अगर हम बात करें तो जो गिग इकोनॉमी है ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ही काम है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो गिग इकोनॉमी जो है हमारी वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है। फ्रीलांसिंग है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है और प्रोजेक्ट बेस्ड होती है। ठीक है, कंपनी जो है वो काम को अलग अलग जो है प्रोफेशनल्स या फिर विशेषज्ञों से कराती है, और ये जो है इनको जो ये काम जो है अगर जब वो डिफरेंट प्रोफेशनल से कराती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कराती है, तो
इनके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, उनकी जो लागत होती है वो बहुत ज़्यादा कम आती है। तो इसके लिए जो है कि गिग इकोनॉमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा आजकल जो है प्रचलित हो रही है। तो अगर हम उसके एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो एडवांटेजेस में हम देखेंगे कि इंक्रीज कंपटीशन अमंग वर्कर्स, कार्यकर्ताओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो उनका काम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उनको जो है उनसे जो है वो काम जो है वो छीन लिया जाएगा। तो उनमें जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है कि वो अपने कैसे स्किल्स को बढ़ाएं, वो कैसे अच्छे से अच्छा काम करें, ताकि जो है उनको काफ़ी कंपनियों से, क्योंकि फ्रीलांसिंग काम होता है तो कई कंपनी से उनको जो है ऑफ़र मिले और वो कई कंपनियों के साथ काम कर सके, तो इसलिए उनके बीच में जो कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। बेटर एफिशिएंसी, बेहतर दक्षता, जब वो लोग अपने बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि हमने बात की, ठीक है, जो कंपनी होती है अलग अलग प्रोफेशनल से काम कराती है, विशेषज्ञ से काम कराती है, तो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी होते हैं। तो एफिशिएंटली काम करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये गिग इकोनॉमी। कॉस्ट इफेक्टिव, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कराते हैं, फ्रीलांसिंग उन लोग को बोला जाता है कि आप अपने समय अनुसार काम करिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है, प्रोजेक्ट बेस पे होता है, तो उसकी जो लागत होती है वो भी बहुत कम आती है, तो इसलिए किफ़ायती बहुत होता है। सुटेबल फॉर स्टार्टअप्स, स्टार्टअप के लिए उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब स्टार्टअप्स होते हैं शुरू में उन लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, जब पैसा नहीं होता तो वो अपने डिफरेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा नहीं लगा सकते, उनके पास बिल्डिंग नहीं होती, उनके पास काम करने के लिए एक कॉमन प्लेस नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डिफरेंट प्रोफेशनल्स को वर्क फ्रॉम होम दे देते हैं और कहते हैं कि आप वहीं से काम करिए, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। तो इसलिए जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होता है। क्रिएटिव, रचनात्मक होता है, ठीक है, जितने भी जो प्रोफेशनल्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, विद एक्सपीरियंस वो और अपनी जो फील्ड होती है उसमें और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्रिएटिव वर्क हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बेनिफिशियल फॉर वुमेन एंड रिटायर्ड पर्सन, महिलाओं और सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए फ़ायदेमंद है। जो जितनी भी महिलाएं हैं जो घर पे रह रही हैं वो अपने समय अनुसार जो है काम कर सकते हैं। अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है वो अपना एक्सपीरियंस, जो उसका जो इतने साल का एक्सपीरियंस था उसको यूज़ करने के लिए वो घर पे ही बैठकर जो है वो काम कर सकता है। तो इसलिए हम देखेंगे कि जो गिग इकोनॉमी है वो वुमेन और जो रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फ्लेक्सिबल वर्किंग, सुविधा अनुसार काम करने के लिए उनको बोला जाता है कि जब जैसे आपकी सुविधा हो आप उस हिसाब से अपना काम करिए, आपको बस इतना प्रोजेक्ट जो है या जो आपका काम है इसको आपको पूरा करना है इस अवधि के अंदर, चाहे आप वो किसी भी समय करिए। तो फ्लेक्सिबल टाइम जो होता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर हम यहीं पर डिसएडवांटेजेस की बात करें या फिर हम नुकसान की बात करें, इसके गिग इकोनॉमी के क्या क्या नुकसान हैं, तो लेस बार्गेनिंग पावर, जितने भी लोग काम कर रहे हैं इनकी जो बार्गेनिंग पावर होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें ये लोग अलग अलग रहते हैं, अपने घर से काम करते हैं मोस्टली, तो इनका एक यूनियन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से जो इनकी बार्गेनिंग पावर होती है, इनकी जो बार्गेनिंग पावर होती है या बार्गेनिंग या मोल भाव करने की जो शक्ति होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। जॉब इनसिक्योरिटी, नौकरी की असुरक्षा बहुत ज़्यादा होती है कि उनकी नौकरी में कोई भी सुरक्षित नहीं है कि आज अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी नौकरी मिल जाए, वो शॉर्ट टर्म होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल होती है मोस्टली, और अगर काम नहीं पसंद आता तो उनको निकाल दिया जाता है। तो इस तरह जो उनकी जो जॉब होती है बहुत ही इनसिक्योर्ड होती है, वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। जैसे कि मेनली हम देखते हैं जो फूड डिलीवरी बॉयज़ होते हैं या फिर जो ओला उबर ड्राइवर होते हैं, इनकी जो जॉब होती है बहुत ही इनसिक्योर्ड होती है। अगर कोई भी ऑर्डर आता है तो इनको काम मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता, और जितना अगर ये लोग डिलीवरी करते हैं उस हिसाब से इनको पैसा मिलता है, जितनी ड्राइव पे जाते हैं उस हिसाब से उनको पैसा मिलता है। तो इनकी जो जॉब है बहुत ही इनसिक्योर्ड नेचर की होती है। नो पेंशन, पर्क्स और ग्रेच्युटी, इनको कोई भी ये जो सामाजिक सुरक्षा है वो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही इनको पेंशन मिलती है, ना ही जो अलग से भत्ते मिलते हैं, डियरनेस अलाउंस, एवरीथिंग, वो इन्हें कुछ भी नहीं मिलता, एचआरए नहीं मिलता, ग्रेच्युटी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं इनको मिलता। तो इनकी जो सामाजिक सुरक्षा होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती। हैम्पर्स कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता का हनन होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो ऑफिस वर्क्स होते हैं जिसमें कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो जो अगर ऑफिस में ही काम हो रहा है तो वहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर सकते हैं कि वहाँ से फाइल जो है वो कहीं बाहर ना जाए, लेकिन अगर काम जो है वो 10 लोग अलग अलग जगह बैठ के कर रहे हैं तो जो उनकी जो
कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है वो मेंटेन नहीं हो पाती है, टीम वर्क नहीं हो पाता, क्योंकि 10 लोग अलग अलग जगह बैठ के काम कर रहे हैं, तो टीम वर्क वाली स्पिरिट जो है वो लोगों में नहीं आ पाती है। नॉट सुटेबल फॉर रूरल इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं गिग इकॉनमी क्यों बूस्ट कर रही है, क्यों उसको बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है हमारी इकॉनमी का, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ मूव हो रहे हैं, उस वजह से जो है गिग इकॉनमी को और ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है। लेकिन रूरल एरियाज़ में क्या है, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, तो ये रूरल जो सेटअप है वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं है। वहाँ के लोग जो हैं वो अभी भी यहाँ गिग इकॉनमी से अछूते हैं। नो ट्रेनिंग, ठीक है, कोई भी उनको प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। ये मोस्टली जो है ये जो है इसकी जो सफलता है पूरी जो गिग इकॉनमी की, ये विशिष्ट निपुणता पर आधारित है, उस पर निर्भर करती है कि लोगों में कितने ज़्यादा किसी चीज़ को कितने ज़्यादा स्किल्ड हैं, या फिर उनके पास कितनी ज़्यादा प्रोफेशनल नॉलेज है और कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसलिए उनको जो ट्रेनिंग उनको तो नहीं दी जाती, और जो अगर कोई दूर बैठ के काम कर रहा है तो उसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग जो होती है वो नहीं हो पाती है। तो इसमें ट्रेनिंग का बहुत ही ज़्यादा जो है लोग जो है वो अपने आप को अपडेट जो है रखने के लिए खुद से काम करते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, वो खुद से काम करते हैं। जो कंपनी होती है उनकी ट्रेनिंग पर बिल्कुल भी खर्चा नहीं करती है। इरोड्स लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल रिलेशन, कोई प्रशिक्षण इरोड्स लॉन्ग इसका पॉइंट यहाँ पे नहीं है, सॉरी, इरोड्स लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल रिलेशन, ठीक है। प्रोफेशनल रिलेशन क्या होता है, जब आप बहुत सालों से किसी को जानते हो, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, 8-10 साल से आप काम कर रहे हो, तो आपका लोगों के साथ प्रोफेशनल रिलेशन बन जाता है, क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ प्रोफेशनल रिलेशन बन जाता है। लेकिन सोचिए अगर कोई कस्टमर है जो कि आपके पास 3 महीने पहले आया था, लेकिन अब आपका वहाँ पे जो है उस कंपनी में जो है वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया और आप वहाँ से मूव कर गए, तो जो पुराना कस्टमर है वो आके पूछेगा कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो कहाँ पर है। तो जो लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल रिलेशन होता है वो नहीं बन पाता है, तो लोगों का कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट होता है पूरी कंपनी पे वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बन पाता है। अगर हम एक स्टडी की बात करें तो इंडिया में जितने भी जो नए रोज़गार जो पैदा हो रहे हैं वो चाहे ब्लू कॉलर जॉब्स हो या वाइट कॉलर जॉब्स हो, उन दोनों में 56% जो है वो गिग इकॉनमी की हिस्सेदारी है। तो हम देख सकते हैं कि गिग इकॉनमी जो है वो किस तरीके से बूस्ट कर रही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि गिग इकॉनमी को और अच्छा करने के लिए और उसको बूस्ट करने के लिए तो ज़रूरी है कि उसको ये जो पूरी जो इकॉनमी है इसको रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इसको नियंत्रित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेबर रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, ठीक है। लेबर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि उनको जो पेंशन है वो मिल सके, उनको जो बहुत सारे पर्क्स हैं वो मिल सके, उनकी ट्रेनिंग हो सके, उनको मिनिमम वेजेस दिया जाए और उनको पेंशन दिया जाए। उनके लिए काउंसलिंग सेंटर्स खोलने चाहिए ताकि जो है लोगों को पता चले कि उनकी स्किल्स के लिए उनके पास कहाँ जो है अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से हम गिग इकॉनमी को बूस्ट कर सकते हैं इंडिया में। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है इवैल्यूएट द रेलेवेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। और इसमें क्या क्या है, फर्स्ट इज कॉन्शियंस, सेकेंड इज स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड थर्ड इज डिसिप्लिन। अगर हम हिंदी में बात करें तो सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। पहला है अंतरात्मा, दूसरा है सेवा भाव और तीसरा है अनुशासन। अब हम इन तीनों को एक एक करके यहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि आखिर कॉन्शियस होता क्या है। कॉन्शियस का मतलब होता है अंतरात्मा। अंतरात्मा हमारी आंतरिक आवाज़ होती है, हमारी मन की बात होती है कि हम एक्चुअली में क्या सोचते हैं, जो कि हमें कोई भी डिसीजन लेने में या निर्णय लेने में हमें मदद करती है। तो ये जो हमारी जो आंतरिक आवाज़ है, ये इसका रिलेशन जो है वो भावना से नहीं होता। ये जो है हम बहुत ही जो हम नैतिक रूप से देखते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, और उसी के आधार पर हम कोई भी निर्णय लेते हैं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो
तो हमारे जो जब हम जहाँ पे सिचुएशन होती है, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कि हमें डिसीजन लेना होता है कि कोई चीज़ नैतिक रूप से सही है या गलत है, और उसी के आधार पे हमें निर्णय लेना होता है। तो हम क्या करते हैं, तो हमारी जो अंतरात्मा कहती है हम वो करते हैं। जब भी हम बहुत ज़्यादा डिलेमा में होते हैं, जब भी हम किसी नैतिक दुविधा में होते हैं, ठीक है, एथिकल डिलेमास होते हैं, तो हम वहाँ क्या करते हैं, वहाँ हम अपनी इनर वॉइस सुनते हैं, हम अपनी जो अंदर की आवाज़ होती है उसको सुनते हैं और उसी के आधार पे कोई भी डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बौद्धिकता के आधार पर कोई भी निर्णय लिया जाता है। तो ये एक बौद्धिक कार्य है, ठीक है। तो जो कॉन्शियस है ये एक बौद्धिक कार्य है, और कोई भी निर्णय जो लिया जाता है वो बौद्धिकता के आधार पर ही कोई भी निर्णय लिया जाता है। और ये जो कॉन्शियस होता है, या हम कह सकते हैं अंतरात्मा जो होती है, ये हमें कोई भी आयोजन, अगर किसी चीज़ का आयोजन करना है या फिर किसी चीज़ की योजना बनानी है, उसमें मदद करता है। वो कैसे? क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसको कैसे एलोकेट करना है, उनके पास इस चीज़ की पावर होती है। लेकिन रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड ही हैं। तो कौन से रिसोर्सेज को किस तरीके से जो है प्रायोरिटाइज़ करना है, उसको किस तरीके से यूज़ करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोकहित के लिए काम कार्य किया जा सके, तो उस हिसाब से जो है सिविल सर्वेंट्स जो है काम करते हैं। तो इसलिए जो है, जो हमारी अंतरात्मा है वो हमें कोई से भी कार्य का आयोजन करने के लिए या योजना बनाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है, ठीक है। ये जो है अंतरात्मा जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करती है, मतलब कि एक नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। क्योंकि जैसे बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं कि जब हम एथिकल डिलेमा में होते हैं, नैतिक दुविधा में होते हैं कि पर्सनल गेन के लिए काम करें या फिर हम समाज कल्याण के लिए काम करें। तो ये एक नैतिक दुविधा कई बार हमने देखी है कि जो सिविल सर्वेंट्स जो हैं जिसका सामना करते हैं, तो उसमें भी उनकी जो अंतरात्मा है वो उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको मिटाने में भी बहुत ज़्यादा अंतरात्मा जो है वो काम करती है, और हमें एक नैतिक मार्गदर्शन जो है वो प्रदान करती है। जो पूरी सिचुएशन है उसको एक डिफरेंट व्यू प्रदान करती है, एक नए तरीके से हमें सोचने पर मजबूर कर देती है हमारी अंतरात्मा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर चोरी, हम सबके लिए जो है चोरी करना बहुत गलत बात है, ये हम सब लोग मानते हैं। लेकिन अगर हम ये समझें कि आखिर किसी ने चोरी क्यों की, तो वो जो है पूरा जो स्थिति है उसकी जो पूरी पिक्चर है वो हो सकता है बिल्कुल भी अलग निकल के आए। क्योंकि हो सकता है कि अगर कोई इंसान चोरी करता है, हो सकता है कि उसके बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो, या फिर उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया हो, जिसकी वजह से वो चोरी करा है। तो ये पूरा जो एक सिनेरियो है उसको चेंज करता है, उसकी जो एक पिक्चर है, जो पूरी सिचुएशन है उसको एक डिफरेंट व्यू जो है वो प्रदान करता है। सब्जेक्टिव होता है, ये व्यक्तिपरक होता है, मतलब कि ये हर इंसान के लिए जो है अंतरात्मा जो है की आवाज़ जो है वो अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग कुछ लोग होते हैं जो वीगन होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम किसी जानवर को मार के नहीं खा सकते। लेकिन अगर नॉन वेजिटेरियन की आप बात सुने तो वो कहते हैं कि जो अगर पेड़ पौधे होते हैं तो उनमें भी तो जान होती है, तो अगर आप उनको खा सकते हो तो किसी एनिमल को भी खा ही सकते हैं। तो ये कई सारे जो हैं अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है। किसी की अंतरात्मा जो है वो किसी तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, और दूसरे की अंतरात्मा हो सकता है कि दूसरे तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन अल्टीमेटली जो है ये हमें एक नैतिक निर्णय लेने में नैतिक मार्गदर्शन जो है वो प्रदान करती है। और ये जो हमारी जो अंतरात्मा होती है ये हमें सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता जैसे ये जो महत्वपूर्ण वैल्यूज़ हैं उनको सिखाती है हमारी अंतरात्मा, और उसी के आधार पे हम कोई भी निर्णय लेते हैं। तो जब भी अगर हम कॉन्शियस की बात करें, अंतरात्मा की बात करें, तो ये लोकहित जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो लोकहित में कार्य करने के लिए, समाज कल्याण के लिए, या फिर अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाने के लिए, एक बेहतर इंसान बनने के लिए जो है इनकी जो अंतरात्मा है, जो इनर वॉइस है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पिरिट ऑफ सर्विस की, मतलब कि सेवा भाव की। तो स्पिरिट ऑफ सर्विस क्या होती है? ये आपका दिखाती है एंथुसियाज्म, पैशन, कि आप किसी काम करने के लिए कितने ज़्यादा पैशनेट हो, आप कितने अच्छे से वो काम कर रहे हो, आप कितने ज़ील के साथ कोई भी कार्य कर रहे हो। तो अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने को ही हम कहते हैं स्पिरिट ऑफ सर्विस, या फिर हम कह सकते हैं सेवा भाव। तो ये जब आप जो भी काम जो आप कर रहे हो, जो भी आप अपना कर्तव्य निभा
निभा रहे हो वो बहुत ही आप डिलीजेंटली निभाते हो और बिना किसी स्वार्थ के, आपको उसमें कोई सेल्फ मोटिव जो है वो नहीं होता। तो हम कह सकते हैं ये कमिटमेंट टू वंस ड्यूटी है, किसी व्यक्ति के कर्तव्य या सार्वजनिक सेवा कल्याण के लिए प्रतिबद्धता। ठीक है, हम अपने आप को समर्पित करते हैं अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने जो हमारी ड्यूटी है हम उसके प्रति एकदम समर्पित रहते हैं। तो यही होता है स्पिरिट ऑफ सर्विस। तो ये हमें जो है बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है और इफेक्टिव बनाता है। जब हम कोई भी काम को पूरे ज़ील के साथ, पूरे उत्साह के साथ करते हैं और पूरे पैशन के साथ करते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और जो हमारा कार्य होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होता है। तो कुशलता पूर्वक काम करने के लिए और प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए भी स्पिरिट ऑफ सर्विस जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इसमें अंत अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब आप पूरे एंथुसियाज़म से काम कर रहे हो, पूरे पैशनेट से काम कर रहे हो, अपना पूरा 100% दे रहे हो, पूरे ज़ील के साथ काम कर रहे हो, तो एंड रिज़ल्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर आपको एंड रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो आप आगे कार्य करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। तो जैसे कि कहावत भी है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, मतलब कि सफलता जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी तो आप और ज़्यादा जो है वो किसी कार्य के लिए पैशनेट नहीं हो पाओगे, अपने आप को और प्रोत्साहित नहीं कर पाओगे। तो स्पिरिट ऑफ सर्विस के लिए जो एंड रिजल्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, अंत बहुत ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण होता है। इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में हमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इनकरेज करता है, निर्णय लेने में भागीदारी को हमारी सुनिश्चित करता है। क्योंकि जब हम बहुत ही डिलीजेंटली किसी काम को करते हैं तो हम जो भी उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है कि किस कार्य की कैसे योजना बनानी चाहिए, उसमें भी हम बहुत ज़्यादा जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और जब कोई भी डिसीजन ले लिया जाता है तो हम पूरे अपने ज़ील के साथ, उत्साह के साथ जो है पूरी अपनी सर्विस देते हैं, वो जो भी गोल हमने सेट किया है उसको अचीव करने के लिए। तो अब जो डिसीजन मेकिंग में प्रोसेस में जो है पार्टिसिपेशन को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। कैन बी इनकलकेटेड विथ ट्रेनिंग, प्रेज एंड रिवॉर्ड्स, प्रशिक्षण, प्रशंसा और पुरस्कार के साथ इसको विकसित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, अगर हम उसका बहुत ज़्यादा प्रेज़ करेंगे, उसको रिवॉर्ड्स देंगे तो वो और ज़्यादा जो है अपने कर्तव्यों के प्रति जो है वो और ज़्यादा जो है प्रतिबद्ध होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एक सिविल सर्वेंट्स की जो सर्विस है या फिर सेवा है वो उसकी क्वालिटी कैसी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और ये जो उनकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस होती है, स्पिरिट ऑफ सर्विस होती है, यही जो है लोगों का उन पर विश्वास बनाती है। जैसे कि हमने देखा है कि जो जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, फिर जो सरकारी अफसर होते हैं, उनकी जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती लोगों के नज़र में, क्योंकि वो कहते हैं कि ये लोग को काम जो है वो बहुत ही ढीले ढाले ढंग से करते हैं। तो इसलिए जो है अगर हम अपनी स्पिरिट ऑफ सर्विस दिखाएंगे, अगर हम दिखाएंगे कि नहीं, हम अपने जो कर्तव्य हैं वो हम पूरे अच्छी तरीके से कर रहे हैं, हम अपनी रेडीनेस दिखाएंगे किसी भी कार्य के लिए, या फिर हम अपनी तत्परता दिखाते हैं किसी भी काम करने के लिए, तो जो लोगों का विश्वास है वो भी और ज़्यादा जो है सिविल सर्वेंट्स पर बनता है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। तो नेक्स्ट हमारा है डिसिप्लिन, जिसको कि कहते हैं अनुशासन। तो अनुशासन का मतलब क्या है पहले हम ये समझेंगे। अनु का मतलब होता है पालन और शासन का मतलब होता है नियम। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो अनुशासन है उसका मतलब है नियमों का पालन करना। तो ओबे रूल्स और कोड ऑफ बिहेवियर, अगर कोई भी सर्विस है वहाँ के कोड ऑफ कंडक्ट कैसा है, जैसे कि हमने पीछे बात कर चुकी है, तो कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, रूल्स क्या है उसको फॉलो करना, उसको ओबे करना, नियमों और कानून का पालन करने को ही हम क्या कहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं। तो डिसिप्लिन जो होता है ये हमें बहुत तरीके से हेल्प करता है, जो है ये हमें मदद करता है कि हम कार्यों को समय से पूरा करें। पंक्चुअलिटी इसमें बहुत ज़्यादा महत्व रखती है कि समय पर ही कहीं पे पहुंचना या फिर समय से ही कोई भी कार्य को पूरा करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। व्यर्थ के कार्यों से दूर रहने में मदद करता है। पूरी लगन से हमें काम करने के लिए ये प्रेरित करता है डिसिप्लिन। तो इसलिए जब हम पूरी लगन से काम करते हैं तो जो हमारा जो कार्य होता है वो बहुत ही एफिशिएंट तरीके से हम लोग कर पाते हैं। तो कुशल कार्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन। इसके बाद प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ पावर, शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है, क्योंकि जब भी हम नियमों को फॉलो करते हैं, नियमों का ठीक ढंग से पालन करते हैं, तो जो हमारी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है कि किसी भी जो सिविल सर्वेंट्स की जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है वो जो अपने विल पे यूज़ कर सकते हैं, तो अपनी पावर को मिसयूज़ करने के लिए भी उनको जो है हतोत्साहित करता है। अगर वो पूरे अनुशासित तरीके से अगर वो अपना काम जो है करेंगे तो वो जो है अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करेंगे। किसी संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर कोई भी व्यक्ति
जो है या फिर जो वहाँ के जो पूरी जो टीम है, अगर वो अनुशासन तरीके से काम करेंगे तो वो अपने जो उनका जो लक्ष्य है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जो अनुशासन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी कार्य को अच्छे से अंजाम देने के लिए। जो इतनी भी हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको बहुत अच्छे तरीके से ढंग से इस्तेमाल करने के लिए, समाज कल्याण के लिए काम करने के लिए जो है डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो अनुशासन वह बल है जो किसी व्यक्ति को नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये हो गया हमारा पूरा डिसिप्लिन। ठीक है, इसके बाद लास्ट लेक्चर था उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा कि निबंध के लिए या ऐसे के लिए बहुत कुछ स्ट्रैटेजी बताइए। तो निबंध के लिए या फिर हम कह सकते हैं ऐसे के लिए जो पहले भी बहुत सारी वीडियोस डाली गई थी, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।